नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। दूध जिसे सेहत का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, पनीर जिसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत समझकर परिवार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसे खिलाते हैं। घी जिसे भारतीय रसोई में शुद्धता और सेहत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर यही दूध पनीर, घी, खोया और क्रीम मिलावट से तैयार किए जा रहे हों तो केवल सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत का हो जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया जैसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की जांच के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों में ऐसी चीजों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। जांच में रिफाइंड तेल, अलग अलग तरह के फैट्स और सोया उत्पादों के साथ कई हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। यानी जिस चीज को हम दूध या उससे बना शुद्ध उत्पाद समझकर खरीद रहे हैं, उसमें मिलावट के नाम पर क्या क्या मिलाया जा रहा है, ये सवाल अब सबसे बड़ा हो चुका है। सरकार का दावा है कि इस फैसले का मकसद जनता तक शुद्ध और सुरक्षित डेयरी उत्पाद पहुंचाना है, लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ पाबंदी लगाने से क्या मिलावट का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा? मिलावटखोरों पर कार्रवाई कितनी सख्त होगी? खाद्य विभाग की निगरानी कितनी प्रभावी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर अब कौन सी कार्रवाई होगी? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। दूध में मिलावट का खेल, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। क्या अब नकली डेयरी के कारोबार पर पूरी तरीके से लगाम लग पाएगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, नकली डेयरी प्रोडक्ट्स अब नहीं चलेंगे। देखिए, जो पनीर आप फेस्टिवल्स में, आम दिनों में अपने घर पर लाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट समझ करके, शुद्ध समझ करके आप खाते हैं, वो असलियत में दूध से नहीं बना है, मिलावट से बना है। जो घी जिसे आप अपने हर सब्जी में, दाल में इस्तेमाल करते हैं और ये सोचकर अपने बच्चों को देते हैं कि घी उनके शरीर में लगेगा, लेकिन वो घी भी नकली है। देखिए, पनीर और घी के तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन दूध एक ऐसी चीज है जिसमें दिन की शुरुआत व्यक्ति की दूध पीने के बाद ही से होती है। चाहे वो आप चाय के फॉर्म में उसे ले रहे हो, कॉफी के फॉर्म में ले रहे हो, या बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले दे रहे हो। आप ये सोचकर दूध बच्चों को देते हैं, बड़ों को देते हैं या कॉफी पीते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी में डेवलप होगा, कैल्शियम की कमी कभी आपको नहीं होगी और दूध आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जो दूध आप अपने दिन की शुरुआत में पी रहे हैं, वो दूध आपकी हड्डियों को गलाने का काम कर रहा है, ना कि मजबूत करने का। इसी पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसने भी अब नकली उत्पादन बनाए, नकली डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने का प्रयास किया, उसका लाइसेंस रद्द होगा और उस पर कड़ी सजा होगी। अब इन बातों का उन मिलावटखोरों पर कितना असर पड़ता है, यह भी देखना होगा। और क्योंकि सरकार तो बहुत आदेश देती है, सरकार की मंशा भी साफ होती है, लेकिन जो बीच में काम करते हैं लोग, मीडिएटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इन मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखें, सख्त कार्रवाई करें, वो ही चंद पैसों के लिए या तो बिक जाते हैं या तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और उसका भुगतान भुगतना पड़ता है आम आदमी को। देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अंदर जो एक बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरत होती है, वो भी नहीं मुहैया हो पा रही है। जब आप घर से निकलते हैं तो आप सबसे पहले जिस सड़क पर चलने के लिए तैयार होते हैं, वो सड़क टूटी हुई मिलती है। जो खाना आप खा रहे होते हैं, जो सब्जियां आप उबाल रहे होते हैं, वो नकली होती हैं, इंजेक्टेड होती हैं। जो दूध आप पी रहे होते हैं, उसमें पानी मिला हुआ होता है। जो पनीर आप खा रहे हैं, उसमें सोयाबीन मिला हुआ होता है। जो तेल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खराब होता है। यानी हर एक चीज जिसे आप ये समझकर खा और पी रहे हैं कि आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देगी, वो आपके लिए एक रोग अंदर ही अंदर पैदा कर रही है। देखिए, अगर हम बीते 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में लोगों की सेहत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है।
कम एज में, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अच्छी सेहत नहीं मिल पा रही है, अच्छा खान पान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मॉल से लाने वाला सामान खराब। बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि कोताही अब बरती नहीं जाएगी। आज इसी पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार यादव हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, देखिए बहुत घबराने वाली बात भी है और बहुत सोचने वाली बात भी है और बहुत चिंता करने वाली बात है कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो दूध के साथ करते हैं। माँ अपने बच्चों को दूध देती है स्कूल जाने से पहले, हम सब चाय और कॉफी पीते हैं। अगर पता चले कि वो दूध नहीं है, पानी है, उसमें न जाने क्या क्या मिला हुआ है, कैल्शियम के लिए वो दूध पिया जा रहा था, हड्डियों को मजबूत करने के लिए वो दूध पिया जा रहा था, लेकिन वही दूध जहरीला है और आपकी हड्डियों को गलाने का काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। सबसे पहला तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं वह मुद्दा सीधे ही हर भारतीय के स्वास्थ्य और हमारे रोजमर्रा के भोजन से जुड़ा हुआ है। दूध से बनने वाले हर उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर हमें बहुत ही सावधानी से ध्यान रखते हुए अपने परिवार के हर सदस्यों को देना होगा। पनीर, घी, क्रीम हो या फिर अन्य कोई भी डेयरी उत्पाद हो जो कि हमारी रोजमर्रा की खाद्य व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। लेकिन जब हम प्राकृतिक दूध की बात करते हैं और इनसे बने हुए उत्पादों की बात करते हैं तो संभवतः इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं और ये उत्पाद किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण, हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूर्ण करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अब चूंकि एनालॉग एक नया टर्म अभी हमें सुनने को मिल रहा है जो कि देखने में, खाने में पूर्ण रूप से डेयरी उत्पादों की तरह ही लगेगा, लेकिन जो यदि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो वो कहीं भी एक किसी भी प्रतिशत से यदि हम तुलना करें, तुलनात्मक तौर पे ये हमारे जो डेयरी उत्पाद हैं इनसे कहीं भी आप कह सकते हैं कि इनसे कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो यदि हम आप स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दूध से बात करते हैं, तो दूध हमें स्टार्टिंग, जैसा कि आपने कहा कि सुबह का सबसे पहला भोजन ही बच्चों का या फिर हमारे घर के बुजुर्गों का सबसे पहला भोजन दूध होता है, और यदि दूध में ही मिलावट हो जाती है तो हम आगे के भोजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं। दूध में और दूध के अन्य उत्पादों में शुद्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम सरकार के इस फैसले का बहुत ही स्वागत करते हैं कि एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स की पहचान की जाए, उनकी छानबीन की जाए और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करें, और इस प्रकार के जो संचालक हैं उनको तुरंत ही बैन करके जो सजा का प्रावधान सरकार ने किया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस इनके FSSAI के अकॉर्डिंग जो भी सजा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये नया टर्म, जैसा कि आपने भी कहा है कि नया टर्म सुनने को मिला है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कैसे व्यक्ति पहचान सकता है, किस तरीके की मिलावट होती है और क्या एक्चुअली में ये एनालॉग प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। जी 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 जरूर। देखिए, यदि हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम FSSAI के यदि गाइडलाइंस पढ़ें तो डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे जो कि पूर्ण रूप से गाय, भैंस या इन दोनों के दूधों, इन दोनों जो मिल्क एनिमल जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, उन एनिमल के प्रोडक्ट्स से ही बने हों। लेकिन अब हम देख रहे होंगे कि कई डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे टोफू है, टोफू सभी लोग जानते हैं कि जो कि सोयाबीन मिल्क से बनाया हुआ पनीर है। लेकिन यदि ये मार्केट में टोफू नाम से बेचा जाए या बाकायदे लेबल करके बेचा जाए कि हाँ ये टोफू है, तो देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मिल्क एनालॉग। ये मिल्क एनालॉग नहीं है। लेकिन यदि हम कंज्यूमर को भ्रमित करते हुए कहें कि ये पनीर है, आप इसको खरीद लो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ इट कम्स अंडर एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स। इसी प्रकार से यदि हम घी की बात करते हैं तो घी पूर्ण रूप से गाय या भैंस के दूध का ही बना होना चाहिए, क्रीम से निकाले जाने के बाद, जिसमें कि
99% से ज़्यादा फैट होना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार घी के भी बहुत सारे एनालॉग घी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि वनस्पति घी हम कह सकते हैं, जो कि वनस्पति घी है, या फिर बाकी दूसरे कंपनियों के घी भी हैं। यदि उनको हम इस प्रकार से ब्रांड करके बेचें कि हाँ ये भी गाय या भैंस के दूध से ही बनाकर ये भी घी उसी प्रकार का घी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे प्रोडक्ट्स एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स कहे जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों को ये कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल गई है कि एक्चुअल डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और एनालॉग प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी हम आइसक्रीम की बात करते हैं, आइसक्रीम वर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है आइसक्रीम, यदि क्रीम लिखा हुआ है तो ये जो आइसक्रीम, जो इस प्रकार के आइसक्रीम यदि मार्केट में अवेलेबल है और यदि आइसक्रीम नाम से ही उनके पैकेजिंग पे आइसक्रीम लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं गाय या दूध के जो क्रीम पार्ट है वो ऐड होना चाहिए। लेकिन यदि आइसक्रीम लिखा हुआ है और इसमें गाय या भैंस के दूध का कोई भी अंश नहीं मिला हुआ है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम आइसक्रीम ही नहीं कह सकते हैं। इनको आप फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पे यदि ये मार्केट में अवेलेबल है तो अच्छी बात है। तब कंज्यूमर इसको, एक्चुअली कंज्यूमर को भ्रमित नहीं करना है, हमारा उद्देश्य ये है कि उस पर लिखा हुआ है कि हाँ फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये कंज्यूमर के ऊपर है वो उसको खरीदना चाहे या ना खरीदना चाहे। लेकिन यदि आपने आइसक्रीम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स होना ही चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, देखिए आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि हम बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करें। जैसे कि अभी हम डेयरी प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद सीधे अगस्त के बाद से सिर्फ त्योहार ही त्योहार होते हैं। देखिए अब लोग अपने घरों में पनीर भी लेकर आते हैं, अपने घरों में दूध भी लेकर आते हैं, खोया भी लेकर आते हैं, और इनमें कितनी मिलावट होती है इनको तो हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से इनमें मिलावट की जाती है। देखिए वेजिटेबल्स, सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में भी बहुत मिलावट देखने को मिल रही है। कई लोगों ने अपने घरों पर यह महसूस किया कि टमाटरों को अगर वो थोड़ी देर पानी में रख रहे हैं तो टमाटरों में से कलर छूट रहा है, अगर लौकी को पानी में डाल रहे हैं तो लौकी में से कलर छूट रहा है। जो आम साइज होना चाहिए लौकी का, लौकी उससे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लौकियां आ रही है, मतलब इंजेक्टेड वेजिटेबल्स आ रहे हैं जो सीधे हमारी अंदर के बॉडी पार्ट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है, स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। जी, आपने सब्जियों का उदाहरण दिया, फल सब्जियों में तो मिलावट है ही, लेकिन जैसा कि आप ही ने बताया अभी अगस्त माह से हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों का ही मेला लगने वाला है जी। तो इस कारण से सभी घरों में दूध से बनी हुई मिठाइयों की प्रचुर डिमांड होगी, खोआ की डिमांड होगी, पनीर की डिमांड होगी। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में जितना मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगा कि दूध जितना ही सफेद है उसका व्यापार उतना ही काला है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब इस चीज को मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हमारे देश में जितना प्रोडक्शन है मिल्क का, उससे यदि हम कैलकुलेटिव एनालिसिस करें तो उससे बहुत ही ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फुलफिल भी हो रहा है। तो किस प्रकार से फुलफिल हो रहा है, जब हमारे यहाँ उतना प्रोडक्शन नहीं है तो इस प्रकार से फुलफिलमेंट किस प्रकार से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलावट तो हो रही है, चाहे वो रॉ मिल्क हो, उसके प्रोडक्ट्स हों। इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि सभी को इजिली आप किसी भी त्योहार का सीजन जाइए, आप आराम से जाइए, आपको खोआ अवेलेबल है मार्केट में। बट आप 80% मान के चलिए लोगों को शुद्ध खोआ, शुद्ध पनीर स्पेशली त्योहारों के सीजन में तो नहीं ही मिल रहा है। तो खोआ में हम देखेंगे उस कमी को पूरा करने के लिए लोग आलू को उसके साथ मिक्स कर देते हैं, दूध में पानी के साथ साथ यूरिया, चीनी को मिक्स करके उसके कंपोजिशन को चेंज करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा करके लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार घी में भी एनिमल फैट जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, एनिमल फैट को मिक्स करके उसके डिमांड को पूरा किया जा रहा है। तो इस प्रकार के मिलावट से हम कह सकते हैं कि लोगों की जो डिमांड है त्योहारों के सीजन में या गैर त्योहारों के सीजन में भी पूरा किया जा रहा है। तो इन प्रकार की मिलावटों का जो जांच है वो सही समय पर
सही जगह पर हो जाना चाहिए और इस प्रकार के मिलावटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतरने से ही रोकना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, जो आपका सवाल है वो बहुत वैलिड है, जो आपने पॉइंट उठाया वो बहुत वैलिड है, ये सोचने का विषय है। हमारे साथ दीप प्रकाश जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, अभी डॉक्टर अशोक ने बताया कि हमारे देश में जितना प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जितना दूध हो रहा है उससे ज्यादा उसकी डिमांड है, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब सप्लाई की पूरी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों तक तो भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है। तो अब इसका सीधा सीधा समझ तो यही सकते हैं ना कि नकली चीजें मिला करके, मिलावटखोरी करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दीप प्रकाश जी। जी मैम, जैसा अभी डॉक्टर अशोक सर ने बताया कि क्या कहते हैं, सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डिमांड जो ज्यादा है उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे अभी त्योहारों का समय आ रहा है, अभी आपका रक्षाबंधन आएगा, फिर दिवाली आएगा, तो त्योहारों में क्या करते हैं कि खोआ हुआ, पनीर हुआ, उसमें अनालाग पनीर भी बहुत ज्यादा आ रहा है इस समय। और पनीर में जो है ज्यादातर टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर के लिए, टेक्सचर से आप देख सकते हैं कि पनीर ओरिजिनल है या नहीं है। उसमें मिलावट किया जा रहा है, स्टार्च का सबसे ज्यादा मिलावट किया जाता है। जैसा अभी सर ने बताया कि आलू का मिलावट किया जाता है खोआ में, उसी तरह दूध में भी मिलावट किया जा रहा है। दूध में ज्यादातर मिलावट किया जाता है, यूरिया का किया जाता है। यूरिया के साथ साथ आप देखेंगे कि उसका मिलावट किया जाता है जी। यूरिया के साथ साथ आपका ये जो होता है सोया का मिलावट किया जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, रिफाइंड का मिलावट किया जा रहा है फैट बढ़ाने के लिए, फैट परसेंटेज कंपोजिशन बढ़ाने के लिए। चीनी का मिलावट किया जा रहा है, नमक का मिलावट है। इस तरह से जो भी मिलावट आ रहे हैं उसको FSSAI की टीम द्वारा ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना रोका जाए तो बेहतर रहेगा। आम जनता को जो है शुद्ध चीजें मिले, इस पे ज्यादातर फोकस करना चाहिए। अभी आपने दीप प्रकाश बताया कि मिलावटखोर जो है वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं, पनीर में मिलावट करते हैं और उसे समझा जा सकता है उसके टेक्सचर से। तो अगर यहाँ पर हम दो तरह के पनीर रख दें तो हम किस तरीके से ये समझ पाएंगे कि असली पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा है? किस तरीके का टेक्सचर हो जाता है? क्या कलर में कोई परिवर्तन होता है? क्या उसे छूने से कुछ पता लगता है, चिपचिपाहट से, या किस तरीके से हम समझ पाएंगे कि वो नकली पनीर है? छूने में देखिए बेसिकली पता चलता है कि उसके सॉफ्टनेस से पता चलता है। आप टेक्सचर की बात कर रहे हैं तो टेक्सचर पे बेसिकली जो पता चलता है उसके सॉफ्टनेस के, पनीर कितना सॉफ्ट है, कितना सही है। जो पनीर ज्यादा मिलावटी रहेगा या फिर सिंथेटिक दूध का बना हुआ पनीर रहेगा वो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा, मतलब हाथ में लेते ही बिल्कुल मुलायम की तरह, मक्खन की तरह पिघल जाएगा। इस टाइप से अगर हल्का सा भी उसको क्रश करेंगे तो बिल्कुल पिघल जाता है। तो इस तरह से आप देख के पता कर सकते हैं। अगर बात दूध की करें तो दूध कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो पैकेट में आ रहा है, उसके बाद सीधे गर्म करने के लिए उसे डाल दिया जाता है। कैसे दूध कैसे पता लग सकता है? चलिए, पनीर का तो हमने उसके टेक्सचर से समझ लिया, दूध कैसे पता लगाया जाएगा? पनीर दूध की बात करें तो दूध को टेस्ट करने के लिए आप जैसे स्टार्टिंग में जो भी लैब्स होती हैं, लैब में तो मान लीजिए बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन घर पे या फिर नॉर्मल जगहों पे देखना चाहते हैं तो उसके दो टेस्ट होते हैं। एक ओटी करना होता है, ऑर्गेनोलेक्टिक टेस्ट, जिसको कि आप ओटी करके देख सकते हैं, उसको सूंघ के चख के देख सकते हैं कि क्या है। अगर यूरिया रहेगा उसमें मिलावट तो कड़वाहट आएगी, आपके टेस्ट बड में कड़वाहट पता चलेगा। अगर यूरिया नहीं है, चीनी वगैरह है, चीनी या नमक है तो वो साफ पता चल जाएगा, आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप नॉर्मल टेस्ट से पता कर सकते हैं घर पे भी। बिल्कुल। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि अगर आप अपने घर पे दूध लाते हो और आपको जरा सा भी संदेह होता है कि ये दूध असली है नकली है, आपको पता लगाना है, तो घर में आप उसे सबसे पहले टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो असली है कि नकली। अगर आपको थोड़ा सा भी खट्टापन या नमक लग रहा है या बहुत मीठा दूध लग रहा है या बिल्कुल टेस्ट से थोड़ा विपरीत जा रहा है, तो यह मान लीजिएगा कि वो असली दूध नहीं है। डॉक्टर अशोक, देखिए, पैकेट फूड का बहुत प्रचलन चला है। ये लिखा रहता है पीछे कि आप इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बॉटल्स आती हैं, मिल्क बॉटल्स आती है, उसमें पीछे लिखा रहता है फॉर 1 मंथ यूज। तो ये 1-1 महीने कौन सा सामान चल रहा है? क्योंकि घर पर तो हम अगर आलू की सब्जी भी बनाते हैं तो सुबह अगर उसे फ्रिज में रखना भूल जाए तो शाम को वो सड़ जाती है। ये कौन सा खाना है जो 1-1, 2-2 महीने चलता ही जा रहा है? देखिए, जैसे जैसे फूड साइंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है, ये बात आपकी सही है कि जब भी हम कोई चीज़ घर पे बनाते हैं और वो 24 घंटे के अंदर खराबी हो जाती है,
लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी बढ़ी है तो उस तरीके से फूड सेक्टर और डेयरी सेक्टर में भी तकनीकी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, इवन 90 मिल्क पाउचेज हैं, उन पे 90 डेज के सेल्फ लाइफ भी है। तो इन टाइप के प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट या अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आते हैं। यदि हम शुद्धता के मायने से तौलें तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट बॉडी को उतने न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी पैकेट प्रोडक्ट हैं या बॉटल पैक प्रोडक्ट्स हैं या चिप्स कुरकुरे या फिर जो भी हम पैकेट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, पैक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। प्रोसेस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके, किसी न किसी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करके उनकी जो शेल्फ लाइफ हम कहते हैं या हिंदी में स्व आयु कहा जाता है खाद्य उत्पादों के एस्पेक्ट में, तो उनकी स्व आयु बढ़ाने के लिए ताकि हम किसी कठिन परिस्थितियों में भी उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें, जिसको कि फूड सिक्योरिटी के कंसर्न में भी प्रोसेसिंग चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, प्रोसेसिंग एस्पेक्ट को, ताकि हम प्रॉपर फूड सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान रखें। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं ये नहीं कहूँगा कि इन प्रोडक्ट्स का हमें उल्लंघन करना, हमें मतलब बॉयकॉट करना चाहिए। प्रोसेस प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट कोशिश करनी चाहिए यदि हम शुद्धता की तरफ ध्यान दें और अपने घर के बुजुर्ग या बच्चों के लिए उत्पाद या प्रोडक्ट्स हमें दिलाने हैं, स्पेशली यदि हम डेयरी प्रोडक्ट्स के बात करें तो जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए शुद्ध प्रोडक्ट ही घर में लाएं, शुद्ध प्रोडक्ट ही अपने स्वजनों को खाने के लिए दें। बिल्कुल, देखिए अपने हिसाब से तो व्यक्ति शुद्ध ही लाता है, लेकिन बाजार में एक प्रोडक्ट के 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि ये 20 रुपए का है, ये 25 रुपए का है, ये 35 रुपए का है, ये 40 रुपए का है। टेस्ट चारों का सेम आ रहा है, 4 जो चीजें रखी है वो भी सेम है, लेकिन उनके दाम अलग अलग हैं। अब व्यक्ति जिसका जैसा बजट वो वैसा उठा लेता है। अब यहाँ पर कैसे समझा जाए कि जो 20 रुपए में दे रहे हैं तो क्या उसकी क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है? तो मतलब मार्केट जब आप जाएंगे ना तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो 20 रुपए का सामान है वो पूर्णतया ही रद्दी है या फिर नहीं है। वो भी बनाया गया है एक कंज्यूमर टारगेट कंज्यूमर को देखते हुए। प्रोडक्ट्स जितने भी लॉन्च किए जाते हैं मार्केट में वो टारगेट कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में ही लॉन्च किए जाते हैं। तो और यदि हम 20 रुपए का कंपैरिजन 60 रुपए वाले प्रोडक्ट से करें तो कहीं ना कहीं उनके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही। यदि सारे के सारे प्रोडक्ट शुद्ध हैं तब की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 20 रुपए के प्रोडक्ट थोड़ा उसमें शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, ऐसे चांसेस होते हैं। ठीक है दीप जी सर, समय की कमी है। आखिरी मैं सवाल जो है वो दीप जी से लूंगी। दीप जी, देखिए मुख्यमंत्री ने 6 प्रोडक्ट्स बैन कर दिए, जिसमें छेना आ रहा है, घी आ रहा है, दूध आ रहा है और ऐसे 3 प्रोडक्ट्स और हैं। किस तरीके की ये कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं और क्या ये कार्रवाई वाकई में प्रभावी होगी? जो मिलावटखोर हैं वो सतर्क होंगे, सुधरेंगे? नहीं, देखिए अगर ऐसी कार्रवाई लगातार चलती जाती है, जो टीम होती है चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, अगर वो FSSAI की जो टीम है, FSO होते हैं जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, अगर ये कार्रवाई लगातार करते रहते हैं तो इसका कहीं ना कहीं आमजन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुद्धता में जो है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर एक बार करके जैसे फेस्टिवल आते हैं तो की जाती हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्री कर दी जाती हैं कि जो बेचना है वो बेचो। अगर ऐसा चलता रहा तो शायद इसका परिणाम अच्छा ना आए। लेकिन अगर जो इन प्रोडक्ट पे अभी रोक लगी हुई है उन प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड भी ज़्यादा है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बनाए जा रहे हैं मिलावट के द्वारा। और अगर इस पे रोक लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए तो बहुत बेहतर। बिल्कुल, अगर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तो चीजों में बहुत सुधार आएगा, यही आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए कि हमारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से मिलावट वाली चीजों को पहचान सकते हैं और सबसे पहले आपको पैकेट को पीछे पलट कर देखना होगा कि वो प्रोडक्ट असली में किन चीजों से बना हुआ है और वो असलियत में है क्या। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।